हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, सोने से पहले उत्तराखंड का डोज है। देखिए, आज हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 51। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा इसमें सीरीज में ब्रेक लग चुका था क्योंकि थोड़ा सा पाबंदियाँ लग गई थी यूट्यूब की तरफ से। लेकिन दोस्तों, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस आप लोगों का सहयोग रहेगा तो दोस्तों यह सीरीज अब कभी नहीं रुकने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों अपना सहयोग बनाए रखें और वीडियो को दोस्तों देखिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पहली बात जो भी इसमें ऐड आते हैं दोस्तों उनको स्किप ना करें। और दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक शेयर कमेंट करें जरूर जाएं, ताकि मनोबल मेरा बढ़े और आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न आए। हमारा टारगेट दोस्तों यहीं तक नहीं है, हमारा टारगेट है वीडियो के बाद जो आने वाले एग्जाम्स हैं पटवाई तक के लिए। तब तक यह सीरीज दोस्तों कंटिन्यू रहेगी अगर आप लोगों का सहयोग इसी तरह बना रहा तो। क्योंकि बहुत से लोगों ने दोस्तों मुझे मैसेज किए थे कि आपकी जो नाइट टेस्ट सीरीज नहीं आ रही है, तो दोस्तों इसीलिए मैंने यह टेस्ट चालू कर दी है। तो बस आप लोग अपना कुछ नहीं सहयोग बनाए रखें। बाकी जो लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों वो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि सर्वप्रथम कुली एजेंसी का जो प्रारंभ है ना, वह किस क्षेत्र से हुआ है। दोस्तों अब देखो, एग्जाम में बहुत घुमा के प्रश्न पूछा तो आपको घुमा के प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि आपके सामने कि सर्वप्रथम कुली एजेंसी का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ था। तो दोस्तों इसका जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वो है दोस्तों हमारा डी, द्वारिखाल क्षेत्र। देखिए, द्वारिखाल क्षेत्र हमारा कहाँ है, हमारा जो पौड़ी तहसील है उसके अंतर्गत हमारा है द्वारिखाल क्षेत्र। तो दोस्तों यहीं पर हमारे कुली एजेंसी का प्रारंभ हुआ था। तो यही आपको देखने को मिलेगा कि सर्वप्रथम कुली एजेंसी का जो प्रारंभ हुआ था वो द्वारिखाल क्षेत्र से हुआ था। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद भी हमारे असवालचू पट्टी से इसका हमारा प्रारंभ हुआ था। तो दो प्रमुख स्थान है, सर्वप्रथम द्वारिखाल क्षेत्र, उसके बाद कौन सा हमारा असवालचू पट्टी। लेकिन आप लोगों को इतना पता दोस्तों, जो हमारी कुली एजेंसी थी इसका जो मुख्यालय था हमारा वह पौड़ी में था। और जिसका कार्य बिंदु जो भी इसके कार्य होते थे वो सभी हमारे कार्य हमारे कोटद्वार से होते थे। कोटद्वार का नया नाम हमारा कौन सा, कण्व नगरी, आपको बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ। और बात करते हैं जबकि कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों कुली एजेंसी की जो हमारी स्थापना होती है वो होती है 1908 में। आपने ध्यान देना, आपको पता भी है, इससे पहले बता चुका हूँ। और जो कुली एजेंसी की जो समाप्त, ठीक है, स्थापना नहीं, जो कुली एजेंसी में समाप्त हुई थी, ध्यान देना, समाप्त जो कुली एजेंसी में हुई थी वो दोस्तों 1923 में हुई थी। टनकपुर में हमारा अधिवेशन होता है तो वहाँ पर इसको समाप्त करने की घोषणा होती है। और जो हमारे इस कुली एजेंसी के जो अध्यक्ष थे जब इसकी स्थापना होती है तो इसके अध्यक्ष में जो होते हैं वो स्टोबल थे। और जो इसके संस्थापक थे दोस्तों, देखिए अध्यक्ष और संस्थापक में अंतर है ना, भी संस्थापक कौन था, वो अध्यक्ष कौन था, अंतर अलग अलग है। तो ध्यान देना, जो इनके जो संस्थापक थे वो थे जोत सिंह नेगी, और जो कि इसके सचिव भी थे दोस्तों। महत्वपूर्ण यह है कि इसके सचिव भी रह चुके थे ये। लेकिन दोस्तों प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि जो सर्वप्रथम जो कुली एजेंसी का जो विचार है वह किसके मन में आता है। तो दोस्तों वह जो विचार आता है दोस्तों, सर्वप्रथम विचार वह गिरिजादत्त नैथानी के मन में आता है। और उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा करो। लेकिन उससे पहले जो कुली उतार फंड है ना, जो कुली एजेंसी का जो फंड था उसका जो प्रस्ताव दिया था दोस्तों वो अल्मोड़ा अकबर ने दिया था, जो कि 31 मई 1907 की यह तारीख थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग नोट करते हुए चलें। बाकी दोस्तों हमारा जो यहाँ पर मॉडल पेपर होता है वो भी आपको देते रहेंगे, इन्हीं में से कुछ प्रश्नों को छांट कर, तो आप लोग उसको जरूर सॉल्व करें। दूसरा प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री डोमियस पायस किसके समय विजयनगर की यात्रा पर आया था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की बात चल रही है अभी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहरराव बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, आप लोगों को सभी को पता है। और जिसका आंसर दोस्तों हमारा वो है सी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस पहुंचा था। और थोड़ा जान लेते हैं, देखिए दोस्तों कि पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर की साम्राज्य की यात्रा पर जो आता है वह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आता है। लेकिन दोस्तों आप कृष्णदेव राय के बारे में पूरा सबको जान लेंगे। कौन था कृष्णदेव राय, देखिए कृष्णदेव राय तुलुप वंश का महान शासक था। अब देखिए आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि देखिए तुलुप वंश ना हमें विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था। और दोस्तों यहाँ तक हमारा बाबर, आपको पता है कि हमारा मुगल वंश का संस्थापक होता है बाबर। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो बताया है दोस्तों, वह भी कृष्णदेव राय को ही बताया है। और तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि जिनको अष्टदिग्गज कहते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि तेलुगु साहित्य में 8 अष्टदिग्गज थे जिनको अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं। वह भी दोस्तों इसी कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, ठीक, इसी के समकालीन थे। और दोस्तों यहाँ तक की बात ये भी है कि जो हमारा कृष्णदेव राय है ना, इसको तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का हमारा क्लासिक युग कहा जाता है। ये तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न जो कि हमारे कृष्णदेव राय से थे। अब जानते हैं अगला प्रश्न।
तीसरा प्रश्न है कि घर जवाई और झटेला और टेकुआ नामक जो प्रथाएं किस में प्रचलित थी? कौन सी जाति थी जिसमें यह प्रचलित थी? देखिए, कोल, किरात, खस या तीनों। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर है वो है हमारा सी, खस। ठीक है, और कोल दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम जाति होती है, हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भी क्या थे घर जवाई। देखिए दोस्तों, घर जवाई क्या होता है आपको पता ही है, किसी के लड़की के घर में किसी के लड़के द्वारा रहना वो घर जवाई हो गया। तो यहाँ पर बात जब आती है कि घर जवाई की, तो जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों की सबसे शक्तिशाली जो जाति थी दोस्तों, वो हमारी खस थी, जो कि दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली जाति थी एक। ठीक, और अब है कि देखिए, घर जवाई आपको पता है ना, लेकिन झटेला क्या था आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, तो झटेला वो था, कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसके पूर्व पति से जो उत्पन्न पुत्र होता था उसे झटेला कहा जाता था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा यह है कि टेकुआ प्रथा, कहते हैं टेकुआ प्रथा, कोई विधवा वैध या अवैध रूप से या अवैध रूप से किसी भी रूप में या किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रखती थी तो उसे हमारा टेकुआ प्रथा कहा जाता था। तो दोबारा से पढ़ता हूँ, टेकुआ प्रथा में कोई भी विधवा वैध या अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। तो ये थी हमारी कौन सी? टेकुआ प्रथा। और चौथा प्रश्न है कि विश्व का पहला देश जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी, वह कौन सा देश था? तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर है वो है हमारा डी, अमेरिका। थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका से सब कुछ ना जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखिए, विश्व का पहला देश जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी, वह था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश है जिसका सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जो विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था वह अमेरिका का ही था 1989 में। और उसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम प्रजातंत्र की जो स्थापना होती है दोस्तों, वो भी हमारे अमेरिका में ही होती है। और यहाँ तक कि आधुनिक गणतंत्र की जननी भी हम अमेरिका को ही कहते हैं। और सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हमारे अमेरिका में ही हुई थी। और अमेरिका को जो पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है दोस्तों 4 जुलाई 1776 को मिलती है, जो कि सबके सब महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा कोई प्रश्न यहाँ पर से नहीं है जो एग्जाम में आज तक आपसे नहीं पूछा गया है, सबके सब प्रश्न पूछे गए, तो इसलिए नोट करते हुए चलें। पांचवा प्रश्न है कि कौन सा वंश अपने आप को ब्राह्मण गौ हितैषी कहलाना पसंद करती थी? कौन थी भाई जो अपने आप को गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करती थी? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा बी, पौरव वंश। थोड़ा जान लेते हैं पौरव वंश के बारे में। देखिए, पौरव वंश अपने आप को गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करता था। ठीक, और यहाँ तक कि पौरव वंश के राजा जो अपने परिवार के साथ जहाँ पर रहते थे दोस्तों, उस स्थान को हम कोट नाम से जानते हैं। तो भाई पूछा जाएगा एग्जाम में कि जहाँ पर पौरव वंश के राजा रहते थे, उससे राजा अपने परिवार के साथ रहते थे, उसे क्या कहते थे? उसे कोट कहते थे। और दोस्तों जो पौरव वंश की राजधानी थी हमारी वो ब्रह्मपुर थी। आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है, ब्रह्मपुर। और पौरव वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था हमारा विष्णु वर्मन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजा होता है। और पौरव वंश के शासन काल में ब्रह्मपुर राज्य को कहते थे तो दोस्तों पर्वताकार राज्य कहते थे। ध्यान देना कि पौरव वंश के शासक जो ब्रह्मपुर राज्य को क्या कहते थे? तो पर्वताकार राज्य कहते थे। आप देखते हैं छठा प्रश्न कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो दोस्तों कबीरदास की भाषा को जो पंचमेल खिचड़ी कहते हैं वह दोस्तों हमारे व्यक्ति होते हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको एक बता दूं, अभी जब वीडियो एंड होगी ये वाली तो उसी की स्क्रीन पर दोस्तों वीडियो आएगी कबीरदास की। तो जिसने भी नहीं देखे देख लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ आपको कबीरदास के बारे में बता चुका हूँ उस वीडियो में। तो यहीं पर मैंने कुछ प्रश्न रिपीट किए हैं कि कबीरदास की भाषा को सदुखड़ी जो भाषा कहा है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, यहाँ मैंने पूछा था आपसे कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है ना? तो देखिए, पंचमेल जो खिचड़ी कहा है वो श्याम सुंदर दास ने कहा है। मैंने आपको सी आंसर बताया था इसका। लेकिन दोस्तों और एक और महत्वपूर्ण है कि कबीरदास की भाषा को वाणी का डिटेक्टर कहा था तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए दोस्तों, ये 3 के 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने भी कालिदास की वीडियो नहीं देखे दोस्तों जरूर देखें, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा यहाँ पर वो प्रश्न आपको देखने को मिले जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से कॉपी करके आपको दे दिया है दोस्तों, एक अच्छा सा मैटर आपको इकट्ठा करके मैं देता हूँ। ये ऐसा नहीं किसी से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक, ये मेरे अपने खुद के नोट्स हैं तो वहाँ से आपको मैं दे रहा हूँ।
सातवां प्रश्न है कि श्रीदेव सुमन प्रजामंडल की सफलता के लिए वर्धा में महात्मा गांधी से कब मिले। तो देखिए दोस्तों, श्रीदेव सुमन ने प्रजामंडल की स्थापना की थी, आप लोग सभी वाकिफ हैं, लेकिन ये कब महात्मा गांधी से वर्धा में जाके मिलते हैं भाई। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह है डी 1942। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, श्रीदेव सुमन प्रजामंडल की सफलता के लिए वर्धा में महात्मा गांधी से मिले हैं 1942 में। और दोस्तों आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना वो होती है 22 मार्च 1938 को। लेकिन दोस्तों आपने देखिए कमेंट करना है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट जरूर करें कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर होती है। और दोस्तों उसके बाद देहरादून में ही एक स्थापना होती है टिहरी राज्य प्रजामंडल की। ये भी ध्यान देना कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है तो कहाँ, देहरादून में होती है। और कब होती है तो ध्यान देना 23 जनवरी 1939 को। और दोस्तों यहाँ तक कि श्रीदेव सुमन की याद में सुमन दिवस या वृक्षारोपण दिवस मनाते हैं हम 25 जुलाई को। तो दो सबके सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन आपने आंसर मुझे देना है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी। और आठवां प्रश्न है कि जौनसार क्षेत्र में लड़का पैदा होने पर प्रथम बार उसे मामा के घर ले जाने की प्रथा को क्या कहते हैं। जब भी जौनसार भाग में कोई लड़का पैदा होता है तो जब पहली बार अपने मामा के घर जाता है तो दोस्तों उस प्रथा को वहाँ बोलते हैं सल्टवाड़ा प्रथा। देखिए तो जान लेते हैं क्या थी सल्टवाड़ा प्रथा। जौनसार क्षेत्र में लड़का पैदा होने पर प्रथम बार मामा के घर जाने को सल्टवाड़ा प्रथा बोलते थे। कुछ अन्य प्रथाएं जान लेते हैं। देखिए छूट प्रथा क्या थी। जब छूट प्रथा में देखिए ना, ये दोस्तों वह प्रथा थी कि विवाह विच्छेदन संबंधी महिला को अधिकार, इसमें महिलाओं को विवाह से संबंधित अधिकार होते थे। और एक दोस्तों हमारा ज्वाड़ प्रथा, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है कि ज्वाड़ क्या था, सिर्फ पूछा गया था ज्वाड़ क्या है। तो दोस्तों ज्वाड़ महिलाओं की संपत्ति का अधिकार, ये हमारी ज्वाड़ प्रथा होती है। अब देखना थोड़ा सा अगला प्रश्न। नवा प्रश्न है कि राज्य के किस व्यक्ति को हिंदी का कालिदास के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों पहले भी प्रश्न आ चुका है कि राज्य का वो कौन व्यक्ति है जिसको हिंदी का कालिदास के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वह हमारे व्यक्ति होते हैं बी चंद्र कुंवर बरतवाल। देखिए थोड़ा जान लेते हैं, शॉर्ट में जाने चंद्र कुंवर बरतवाल के बारे में। देखिए हिंदी का कालिदास चंद्र कुमार बरतवाल जी को बोलते हैं। और दोस्तों इनका जो जन्म होता है 20 अगस्त 1919 मालकुटी गांव रुद्रप्रयाग में होता है। तो दोस्तों एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि चंद्र कुमार बरतवाल का संबंध किस जिले से है। तो ध्यान देना कि रुद्रप्रयाग से इनका हमारा संबंध है। और जो इनका मूल नाम है दोस्तों वह हमारा कुंवर सिंह बरतवाल। तो ध्यान देना, आप लोग कहीं पूछेगा ना कि चंद्र कुमार बरतवाल का मूल नाम क्या है, तो दोस्तों कुंवर सिंह बरतवाल इनका नाम है। लेकिन इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे मैंने कह दिया कि हिंदी का कालिदास, और दोस्तों गढ़वाल का कृष्ण और हिमवंत पुत्र, दोस्तों इनके ही महत्वपूर्ण नाम हैं। और इनकी सर्वश्रेष्ठ दोस्तों रचना है, उसका नाम है हमारी काफल पाको। आपने सुना भी होगा काफल पाको मैनी चको एक चिड़िया होती है। तो दोस्तों उस पर हमारा एक सर्वश्रेष्ठ गीत लिखा गया है इनके द्वारा, काफल पाको। और दोस्तों आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है कि बलभद्र शाह को भीमसेन व बहादुर की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों बलभद्र शाह को भीमसेन व बहादुर की उपाधि देने वाले हमारे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम है हमारा कवि देवराज। तो थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए बलभद्र शाह को भीमसेन व बहादुर की उपाधि जो देते हैं दोस्तों वो कवि देवराय देते हैं। और यहाँ भी जानना आपको जरूरी है कि जो हमारे ये बलभद्र शाह हैं, ये हमारे पवार वंश के दोस्तों 43वें राजा हैं, लिखा भी है। और कार्यकाल 1575 से लेकर इनका 1591 तक था। और दोस्तों पवार वंश में अगर कोई शाह की उपाधि धारण करता ना, हम बोलते ना बलभद्र शाह, इससे पहले दोस्तों सहजपाल था 46वां राजा। हमने वहाँ पर तो आपसे नहीं कहा, सॉरी इससे पहले 42वां जो था हमारा वो था सहजपाल। हमने वहाँ पर तो आपसे निकाला कि सहजपाल शाह करके हमने कभी नहीं बोला। तो वहाँ पर हम बोलते हैं इसके बाद जो बलभद्र शाह आता है उसको हम बोलते हैं ना बलभद्र शाह करके। तो ये शाह की उपाधि धारण करने वाला हमारा प्रथम पवार शासक होता है बलभद्र शाह। अब इसको ये शाह की उपाधि कौन देता है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है कि भाई लोधी शासकों ने दी थी, ऐसा हमें लेख देखने को मिलता है। और यहाँ तक ये भी देखने को मिलता है कि बहलोल लोधी ने दी थी। लेकिन दोस्तों जब कार्यकाल हम देखते हैं तो बहलोल लोधी और हमारा बलभद्र शाह का जो कार्यकाल हो मैच नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आप क्या करें, देखिए किताबों में छपा है बहलोल लोधी, तो आपको याद कर लेना है। लेकिन वरना दोस्तों अगर यहाँ पर बहलोल लोधी अगर ना हो ना, तो वहाँ पर हमारा होना चाहिए था बहादुर खान लोधी, क्योंकि बहादुर खान लोधी हमारा बलभद्र शाह का समकालीन था। लेकिन दोस्तों मैं देखिए मेरे इस वाले प्रश्न में दोस्तों आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि भी आखिर शाह की उपाधि दी किसने दी। तो आप लोग, मैं तो कहूँगी बहलोल लोधी याद रखें, और साथ में आप लोग याद रखना तो बहादुर खां लोधी भी याद कहीं ना कहीं आप लोग रख लें। और दोस्तों इसने बहुत अच्छे संबंध बनाए थे हमारे
मुगल दरबार से। और यहाँ तक कि दोस्तों ये अकबर का हमारा समकालीन होता है, आपको पता है कि अकबर इसके समकालीन था। तो यहाँ तक की बात थी दोस्तों आज हमारे बलभद्र शाह की। इससे आगे हम जानेंगे कल वाली वीडियो में। और जिसे भी दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्तराखंड समाधान करके, आप वहाँ पर जाएँ, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है निःशुल्क, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बढ़िया करके तैयारी करें, बाकी साथ बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बस इतनी सी बात है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।